हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज की इस वीडियो में लोग जो है एचपीटीयू काउंसलिंग से रिलेटेड डिटेल में चर्चा करेंगे, जो कि स्पेशली लेटरल एंट्री के बच्चों के लिए है। और इसमें ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसको डिटेल में पूरा देखिएगा, जिससे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी बातें पता चल जाए और ये इस यूनिवर्सिटी में और की तुलना में क्या हमारे एडवांटेज है, क्या हमको लाभ मिलने वाले हैं, इसके बारे में बात होगी। और काउंसलिंग से रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके बारे में बात होगी। और कौन कौन से लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे, इसके बारे में बात होगी। तो चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आपका कि डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर एडमिशन टू वेरियस बीटेक प्रोग्राम्स लेटरल एंट्री एट एचबीटीयू कानपुर आप सेशन 21-22। तो सेशन 21-22 के लिए जो आपका यूपीसीईटी का एग्ज़ाम हुआ है, उसी के रैंक के अनुसार जो है यहाँ पे आपका एडमिशन होगा। तो काउंसलिंग भी अगर आप जो है एकेटीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, या ट्रिपल एम में, या एचबीटीयू में, तो सारी की काउंसलिंग आपकी अलग अलग होगी। और आपको तीनों यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के लिए तीनों में आपको जो है आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना कंपलसरी होगा। तो जिस यूनिवर्सिटी की आप लोग काउंसलिंग करवाएंगे, उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना कंपलसरी होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे पहले टॉपिक की। पहला टॉपिक आपका एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू वेरियस बीटेक प्रोग्राम्स लेटरल एंट्री एट एचबीटीयू। तो एचबीटीयू में जो आपका वेरियस प्रोग्राम है बीटेक का, फॉर द सेशन 21-22 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फ़ी पेमेंट, जो आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस है इसके लिए 2500 रुपये है। अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। जैसे ट्रिपल एम का कुछ और है, आपका एचबीटीयू का कुछ और है, आपका एकेटीयू का कुछ और रहेगा। और ये जो होगा नॉन रिफंडेबल होगा। जो आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस है नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब ये आपका वापस नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन करवा लिए उसके बाद ये पैसा वापस नहीं होगा। कैन बी मेड थ्रू द वेबसाइट www.hbtuadmission.nic.in पे, वेबसाइट पे जो है ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। एडमिशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ उत्तर प्रदेश कंबाइंड इंटरेस्ट टेस्ट। जो आपका एडमिशन होगा यूपीसीईटी 2021 का एग्जाम होगा, इसी के आधार पे होगा। डिटेल गाइडलाइंस रिलेटेड टू एडमिशन आर आल्सो अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट hbtu.ac.in पर ये जो आपका नोटिफिकेशन जो हम पढ़ के सुना रहे हैं, इस पे अवेलेबल है। लेकिन आप लोग अगर वैसे देखते हैं तो समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो सारी बातें आपको क्लियरली पता चल जाएंगी। दूसरा पॉइंट है, प्लीज़ नोट दैट मेयर पासिंग यूपीसीईटी 2021 डज नॉट कन्फर्म द सीट इन एचबीटीयू। कहने का मतलब ये है, अगर आपने यूपीसीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, इसका मतलब ये नहीं आप एचबीटीयू में एडमिशन के लिए दावेदार होंगे। जो आपका मतलब काउंसलिंग होगा, उसमें रैंक वाइज जो है एडमिशन आपका होगा। कानपुर वेयर द एडमिशन विल बी कंप्लीटेड थ्रू द ऑनलाइन काउंसलिंग। एडमिशन तो काउंसलिंग के द्वारा ही होगा, केवल एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेने से आपको एचबीटीयू में प्रवेश नहीं मिलेगा। दूसरा, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड दीज गाइडलाइंस केयरफुली, चेक देयर एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेशन रिजर्वेशन कैटेगरी बिफोर फिलिंग द सबमिटिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कौन कौन सी मतलब रिजर्वेशन की कैटेगरी के लिए कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने रहेंगे, और कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे। बहुत से लोग जो है यूपी से बाहर से डिप्लोमा किए, वो लोग एलिजिबल होंगे कि नहीं, और किस ब्रांच में कितनी सीटें हैं, ये सारी चीज़ें जो हम लोग नीचे देखेंगे। चौथा आपका है, द यूनिवर्सिटी शैल कंडक्ट इट्स ओन काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मतलब जो एचबीटीयू अपना अलग काउंसलिंग करवाएगा, लेकिन जो आपका एडमिशन होगा यूपीसीईटी की 2021 का एग्जाम हो, उसकी मेरिट की बेसिस पे होगा। द कैंडिडेट हु हैव पास्ड विथ आर विदाउट ग्रेस, मतलब अगर आपका गेस मार्क भी है, गेस मार्क के साथ भी पास है, तब भी आप एलिजिबल हैं एचबीटीयू काउंसलिंग के लिए। जिनका मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 12 नंबर 13 नंबर पाए हुए हैं और गेस मार्क के साथ पास है, वो भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, चाहे गेस के साथ रहिए या विदाउट गेस रहिए। 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा फ्राम एन इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन यूपी, मतलब जो अगर जहाँ से आपने डिप्लोमा किया वो यूपी में होना चाहिए, विथ मिनिमम 45% मार्क। आर हुज पेरेंट्स फादर आर डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ही पास 3 ईयर डिप्लोमा रिकग्नाइज्ड बाई द बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। कहने का मतलब ये है कि आपको यूपी से डिप्लोमा होना चाहिए, और आपके पिताजी भी जो है यूपी के निवासी होने चाहिए। इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब जो आपका लीड के माध्यम से जितने भी ब्रांच में प्रवेश होगा, किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट्स हु इज डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश ही सी पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन यूपी एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। मतलब जिनका यूपी का डोमिसाइल है और उन्होंने यूपी से डिप्लोमा किया है, वो लोग एलिजिबल हैं। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनके लिए, जो लोग यूपी से बाहर से डिप्लोमा किए हैं। इन केस द कैंडिडेट हैज़ पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम आउटसाइड यूपी,
मतलब जो यूपी से बाहर से डिप्लोमा किए हैं, ही सी हैज़ टू अपलोड परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड 1 अप्रैल 2021। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए ये 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2021। आप हिजरन पेरेंट्स, फादर या मदर का डोमिसाइल जो होना चाहिए, जो लोग यूपी से बाहर से डिप्लोमा किए हैं उनका यूपी का मम्मी या पापा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वह सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल 2021 के बाद बना हुआ जो है मान्य हो। 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद का बना हुआ ये मान्य होगा, उसके पहले का डोमिसाइल उनके लिए जो है वैलिड नहीं होगा। अब बात करते हैं कैंडिडेट्स, और जो हैं जो लोग मतलब यूपी से किए हैं और जो आर्म फोर्स वगैरह के लिए हैं उनके लिए अलग प्राविधान है, उनके लिए अलग से वरीयता दी गई है। अब बात करते हैं एक्सेप्टिंग एडमिशन इन HBTU कानपुर इम्प्लाइज द एक्सेप्टेंस बाय द कैंडिडेट एंड हिज हर पेरेंट्स आर गार्जियंस ऑफ ऑल टर्म एंड कंडीशन लेड डाउन बाय द यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब कि ये सभी टर्म एंड कंडीशन आपको यूनिवर्सिटी द्वारा जो दिए गए वो फॉलो करने पड़ेंगे। अगला है कैंडिडेट्स क्लेमिंग एडवांटेज ऑफ रिजर्व कैटेगरीज, सब कैटेगरीज आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द सेम इन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मतलब कहने का मतलब जैसा आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कैटेगरी वगैरह भरा है वही कैटेगरी आपका जो है उसी कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट वगैरह रहेगा, तभी आप मतलब काउंसलिंग के लिए वैलिड माने जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने OBC भरा है, SC भरा है या ST भरा है या EWS भरा है, अगर वो सर्टिफिकेट आप प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं काउंसलिंग के टाइम तो आप जो है जनरल कैटेगरी में कंसीडर किए जाएंगे। अब अगर एक बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नोट द सर्टिफिकेट ऑफ OBC कैंडिडेट विल बी इंटरटेन्ड ओनली इफ़ इट इज इशूड ऑन आर आफ्टर 1/4/2021। मतलब 1/4/2021 के बाद का ही कास्ट सर्टिफिकेट जो है वैलिड होगा। ऐसा होता क्यों है? मैंडेटरी कंडीशन फॉर नॉन क्रीमी लेयर OBC कैंडिडेट्स, क्योंकि OBC कैंडिडेट के लिए ही क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होता है, SC ST के लिए नहीं होता। तो SC या ST के अगर कैंडिडेट हैं तो उनका पुराना भी कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होगा, लेकिन OBC के लिए अगर हैं तो 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना होना चाहिए, या अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब भी आपका 1 अप्रैल 2021 के बाद का ही बना हुआ EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS जो है जनरल कैंडिडेट के लिए होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसमें कि 10% रिजर्वेशन स्टूडेंट को मिलता है। अगला द कैंडिडेट्स फॉर हुम द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड टिल द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यू टू एनी रीजन। कहने का मतलब है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब अगर तब तक आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ तो आप लोग काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे, मतलब आगे एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, आपका रिजल्ट तब तक आ जाएगा, या अगर रिजल्ट नहीं आता तो पूरे यूपी के बच्चों की ये प्रॉब्लम रहेगी, तो उसके लिए भी यूनिवर्सिटी जो है व्यवस्था बाद में करेगी। एडमिशन टाइम पे भी बाद में जो है एडमिशन होने के बाद भी वो सर्टिफिकेट जमा हो सकता है। पहले भी ऐसा हुआ करता था जब आपका पॉलिटेक्निक जो है सेमेस्टर सिस्टम नहीं चलता था, ईयरली सिस्टम चलता था, तब भी ये चीज़ें होती थी, तब रिजल्ट काफ़ी लेट आते थे उस टाइम पे। तो ये चीज़ें रिजल्ट नहीं आता था तब एडमिशन होता, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला आपका इफ़ एनी डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट इज फाउंड टू बी फॉल्स, मतलब जो डिक्लेरेशन जो भी डॉक्यूमेंट लगा अगर वो मतलब गलत पाए जाते हैं तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। अगला है द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन टू BTech लेटरल एंट्री। मतलब आप लोग को एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि लेटरल एंट्री में एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कैंडिडेट को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगला है ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस एंड फीस डिटेल आर लिस्टेड इन टेबल 1 एंड टेबल 2 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या लगेगा, आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगा ये 2500 रुपये का जो है नॉन रिफंडेबल होगा। फिर क्या होगा, इन केस ऑफ सीट अलाटमेंट, अगर आप सीट अलाट कर देते हैं तो सीट को मतलब कि आपने सीट अलाट जो कर दिया उसको आप कंफर्म है एडमिशन लेंगे तो उसके लिए आपको जो है 20,000 रुपये का OBC के लिए एक आपको और फीस पे करना होता है। और अगर जो है SC ST के कैंडिडेट हैं उनको सीट कंफर्म करने के लिए जो है 12,000 रुपये पेमेंट करना होता है। बाकी फ़ीस जो है आपका एडमिशन टाइम पे जो है लगेगा। तो ये जो आपका फ़ीस 20,000 या 12,000 है ये आपका सीट कंफर्मेशन का फ़ीस है,
और जो है इसमें जो आप लोग काउंसलिंग करेंगे तो वहाँ पे फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन आता है। तो फ्रीज कर देने पे जो ब्रांच आप चूज किए रहेंगे वही आपका कंफर्म हो जाएगा, लेकिन फ्लोट करने पे आपको वरीयता क्रम में अगर आपने 1 2 3 4 नंबर पे अगर आपने ब्रांच वाइज डाला, मान लीजिए आपको चौथा नंबर मिल गया, फिर बाद में सेकंड काउंसलिंग में अगर ऊपर सीट खाली है तो आपको तीसरे नंबर पे डाल दिया जाएगा। अगर तीसरे नंबर खाली, दूसरे नंबर खाली दूसरे नंबर पे, या पहले नंबर पे खाली तो पहले नंबर पे आपको डाल दिया जाएगा। अगला, आफ्टर सक्सेसफुल ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स द कैंडिडेट्स में चूज फ्रीज फ्लोट। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाता है तो फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन जो है आपको दिया जाता है। अगला है, इफ़ द कैंडिडेट ऑप्शंस फॉर फ्लोट ऑप्शन द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू हैव सीट अलॉटेड टू हिम विथ एन ऑप्शन टू मूव टू द नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग फॉर अपग्रेडेशन ऑफ सीट चॉइस। मतलब अपग्रेड हो सकते हैं आपका। फ्लोट ऑप्शन फी आप 20,000 जनरल ओबीसी कैंडिडेट एंड 12,000 फॉर एसी कैंडिडेट्स। दिस एडिशनल फी इज टू बी पेड ऑनलाइन विद इन द स्टाइपेंड टाइम पीरियड, अदरवाइज द कैंडिडेट्स विल नॉट अलाउड टू प्रोसीड फर्दर इन द काउंसलिंग। कहने का मतलब ये जो है आपका जमा हो जाएगा, नहीं तो आप आगे की काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। इफ़ ए कैंडिडेट अप्रोच टू विड्रा, मतलब मान लीजिए उसने सीट लॉक किया, उसको पसंद नहीं आ रहा है कि हमको एडमिशन नहीं लेना है, तो आप फ्रीज फ्लोट न करके वो विड्रा कर सकता है। ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग इट कैंडिडेट दैट द कैंडिडेट इज नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू विद द काउंसलिंग। अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो विथड्रा कर सकता है। अगला, इफ ए कैंडिडेट विदड्रा ड्यूरिंग सेकंड एंड थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग ए सम ऑफ 5,000 विल बी डिडक्टेड फ्राम हिज हर सीट एक्सेप्टेंस फी। मतलब जो 20,000 या 12,000 आपने जमा किया था उसमें से 5,000 रुपये काट लिया जाएगा अगर बाद में जो है आप विथड्रा करते हैं तो। आगे है, प्लीज नोट सीट एक्सेप्टेंस फी एंड फ्लोट ऑप्शन फी डिपॉजिट बाय द कैंडिडेट इन डिफरेंट राउंड्स ऑफ काउंसलिंग विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द एनुअल एकेडमिक फी इन केस ऑफ कैंडिडेट टेक्स एडमिशन एट HBTU कानपुर। कहने का मतलब जो आपने ये फीस 20,000 या 12,000 पे किया रहेगा, ये फीस जो आपकी टोटल फी में जो है ऐड कर ली जाएगी। आगे जो है कुछ ज़रूरी चीज़ें और हैं। इन केस बोर्ड यूनिवर्सिटी अवार्ड्स ओनली लेटर ग्रांट्स फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विदाउट प्रोवाइडिंग एन इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स द कैंडिडेट शुड ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड यूनिवर्सिटी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है काउंसलिंग के लिए। अगला आपका है, द अलॉटमेंट ऑफ सीट थ्रू काउंसलिंग विल बी कैरीड आउट स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट इन अकॉर्डेंस विद द UPCET 2021 स्कोर ऑफ द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू द ऑर्डर चॉइस प्रेफरेंसेज। मतलब जो आपका रिजल्ट रहेगा उसके अनुसार जो है आपका रैंक के अनुसार जो है आपका ऑर्डर प्रेफरेंस होगा। अगला, ऑल द इन्फॉर्मेशन इन कनेक्शन विथ BTech लेटरल एंट्री एडमिशन 2021 सेल बी अवेलेबल थ्रू द एडमिशन वेबसाइट। इस पे अवेलेबल रहेगा। ट्यूशन फी ईयर, यहाँ पे देखिए पहले जो है लेटरल वालों के लिए फी ईयर का ऑप्शन नहीं रहता था, इस बार से जो है आपका HBTU फी ईयर का ऑप्शन दे रहा है लेटरल वालों के लिए। तो जिनकी अच्छी रैंक आएगी उनके लिए ये फ़ायदा मिल सकता है कि एज पर AICTE नोटिफिकेशन ट्यूशन फी ईयर सीट्स फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन Maritime candidate are also available in BTech programs lateral entry of the university. No tuition fee will be charged for the candidate admitted against such seats. कहने का मतलब जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला फी ईयर वाला ऑप्शन में अगर आ जाएंगे तो उनका जो है ट्यूशन फ़ी जो लगेगा वो माफ़ हो जाएगा। और जो आपका फी ईयर सीट्स है विल बी लिमिटेड टू मैक्सिमम 5% ऑफ द अप्रूव्ड इनटेक इन द कोर्स एंड विल बी ओवर एंड एबव द। कहने का मतलब जो एडमिशन जो भी सीट्स हैं उनका 5% सीट्स ही फी ईयर में गिना जाएगा। द कैंडिडेट्स विलिंग टू अवेल द बेनिफिट ऑफ ट्यूशन फी ईयर स्कीम मस्ट सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट 11 लगेगा जो इनकम सर्टिफिकेट टाइप रहेगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो है आपको फी ईयर का एक सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा जो सर्टिफिकेट नंबर 11 होगा। कैटेगरी डेफिनेशन, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड हु डू नॉट क्लेम एनी रिजर्व कैटेगरी आर eligible for admission to the all courses at HBTU.
नोट यूपीजी नो कैटेगरी सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर सच कैंडिडेट, मतलब जो लोग मतलब जनरल कैंडिडेट वाले रहेंगे उनको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगला, कैंडिडेट्स हुए पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड आर परमानेंट रेजिस्टेंस ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, AST ऑफ उत्तर प्रदेश, अदर बैकवर्ड कास्ट, नॉन क्रीमी लेयर ऑफ उत्तर प्रदेश आर एलिजिबल फॉर एडमिशन अगेंस्ट अवेलेबल रिजर्व सीट्स ऑफ, मतलब उनको आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है प्रस्तुत करना होगा। जनरल, OBC और SC कैंडिडेट, OBC SC और ST कैंडिडेट को, जनरल वालों को कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना नहीं है। Candidates who have passed the qualifying examination from an institute located outside Uttar Pradesh and whose parents are domicile of Uttar Pradesh and who have not claimed of any reserved category are also eligible for admission to the courses offered at HBTU, मतलब ये लोग भी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। कानपुर अंडर जनरल कैटेगरी, वो भी जो है जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ही आएंगे। सच कैंडिडेट हैव टू अपलोड द परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट फादर अहमद का प्रस्तुत करना होगा। अब जो कैंडिडेट्स हु है पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन लोकेटेड आउटसाइड उत्तर प्रदेश एंड हुज पेरेंट्स आर डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश एंड हु बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ उत्तर प्रदेश आर, मतलब SC ST के जो भी रहेंगे या अदर बैकवर्ड का नॉन क्रीमी रहेंगे उत्तर प्रदेश आर आल्सो एलिजिबल फॉर एडमिशन अगेंस्ट रिजर्व सीट्स टू देयर कैटेगरी, ये भी जो है आर आल्सो एलिजिबल फॉर एडमिशन अगेंस्ट रिजर्व सीट्स देयर कैटेगरी, मतलब ये लोग भी जो है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे जो लोग यूपी के आउटसाइड से डिप्लोमा किए हैं, उनके माता पिता यूपी के हैं, तो अगर वो सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं करते अपना कास्ट का तो जनरल में आएंगे, लेकिन अगर सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर देते अपना कास्ट वाला तो उसी कैटेगरी में वो लोग माने जाएंगे। द डोमिसाइल रिक्वायरमेंट टू सन डाटर ऑफ द फॉलोइंग इज रिलैक्सड, द एडमिशन इज परमिटेड, ये आप लोगों के लिए नहीं उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगला, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है आपका 21% SC का है, ST का 2% और 27% जो है OBC का है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स का 2%, मतलब अपनी कैटेगरी में लोग लेंगे। और सन डाटर ऑफ डिफेंस पर्सनल ऑफ UP आइदर रिटायर्ड, और ये सब इसके अंतर्गत जो आएंगे उनका 5% है। और हैंडीकैप्ड का जो है 5% है। गर्ल्स ऑफ UP जो गर्ल्स कैटेगरी की गर्ल्स हैं उनका 20% है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है कि SC वाले जो ये कैंडिडेट रहेंगे SC मिलेंगे, ST वाले ST मिलेंगे, OBC वाले OBC मिलेंगे और जनरल वाले जनरल में रहेंगे। अगला, द कैंडिडेट्स कैन बी गिवन ओनली वन टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, मतलब एक टाइप का ही हॉरिजॉन्टल मिलेगा। यानी कि अगर आपका रिजर्वेशन आउट ऑफ UPFF, UPAF, UPSC, हाउएवर द गर्ल कैंडिडेट जो गर्ल कैंडिडेट रहेंगी, however the girls candidate can also claim for any one of UPFF, UPAF, UPSC along with girl, मतलब इनको गर्ल के अलावा भी ये जो है कैटेगरी का लाभ मिलेगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जो रहेंगे कोटा रिजर्वेशन ओवर द एबव विथ मैक्सिमम 10% ऑफ ऑफर्ड सीट इन टेक द कोर्स, EWS के लिए जो 10% का जो है आपका रिजर्वेशन रहेगा जो EWS कैंडिडेट रहेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका लगेगा, मेडिकल का ये स्टैंडर्ड है, इसको देख सकते हैं आप लोग। फिजिकल हैंडीकैप्ड का ये स्टैंडर्ड रहेगा। और जो विभिन्न सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन में आपका दिया गया, उसको वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस 2500 रुपये है। एनुअल एकेडमिक फ़ीस जो है 1,35,000 रुपये है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो है आपका सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस जो है 20,000 रुपये है। OBC के लिए और जनरल के लिए SC ST के लिए जो 12,000 रुपये है। अगर आप फ्रीज करते हैं, फ्लोट करते हैं, डिपॉजिट बैलेंस एनुअल एकेडमिक फ़ी एक मतलब जनरल OBC के लिए चूँकि 20,000 पहले पे कर दिए रहेंगे तो 1,15,000 और जमा करना रहेगा। और SC ST को 1,30,000 और जमा करना रहेगा। और फ्लोट करेंगे तो भी आपका जो है आपका यही सेम रहेगा। अगर आप विथड्रा करते, कैंसिलेशन करते, डिडक्शन आप
फ्राम सीट एक्सेप्टेंस फ़ी डिपॉजिट फॉर द पार्टिसिपेंट इन फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग भाग लेकर के आप जो है सीट अपना कैंसिल करते हैं, मतलब एडमिशन नहीं करवाते, तो आपका 5,000 रुपये जो है काट लिया जाएगा, जो आप 20,000 या 15,000 जमा किए रहेंगे। अब जो है यहाँ पे देखिए टोटल फ़ीस का डिटेल दिया गया है। फ़ीस कितना लगेगा, फ़ीस जो है ट्यूशन फ़ीस 75,000। तो ईयर में जो अगर आ जाएंगे तो आपका 75,000 रुपये जो है माफ़ हो जाएगा। तो अच्छे रैंक लाने से आपका ये फ़ायदा आपका होने वाला है। यहाँ पे टोटल फ़ीस का डिटेल दिया, देखिए यहाँ पे टोटल फ़ीस जो है आपका मिला के 1,35,000 रुपये, सब जोड़ करके इसको आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। आगे यहाँ पे सीट मैट्रिक्स दिया हुआ, किस ब्रांच में कितनी सीटें हैं। जैसे CS में 8 सीटें हैं, IT में 7 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल में 7 है, मैकेनिकल में 8 है, सिविल में 7 है, केमिकल में 7 है, बायोकेमिकल में 4 है, फूड टेक्नोलॉजी में 4 है, ऑयल टेक्नोलॉजी में 4 है, पेन टेक्नोलॉजी में 4 है, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में 4 है और लेदर टेक्नोलॉजी में 2 सीटें। तो ये सारी सीटें हैं। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि मतलब इसमें कितनी सीटें हैं। तो टोटल देखें यहाँ पे 73 सीटें हैं। और इसके अलावा जैसे AAM में का नियम क्या है कि जो फर्स्ट ईयर के बाद जो बच्चे बीटेक छोड़ देते हैं उनकी सीटें भी सेकेंड ईयर के लिए वैकेंट हो जाती हैं। तो अगर HBTU भी ये करता है तो सीटें और बढ़ सकती हैं। तो ये सीटों की संख्या आपका 100+ हो सकती हैं। जैसे AAM में 75 सीटें टोटल है, लेकिन पिछली बार जो एडमिशन हुआ था 2020 में जो है वो 124 सीटों पे हुआ था एडमिशन, 114 सीटों पे हुआ था। तो मतलब 25, 14, 39 सीटें बढ़ गई थी। तो ऐसा आपका HBTU में भी हो सकता है अगर ये भी AAM वाले नियम को जो है अगर फॉलो करते हैं तो इस प्रकार से आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से स्टूडेंट इसमें भाग ले सकते हैं। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करना हो वो आपका जब रिज़ल्ट आ जाएगा UPCET का, उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन कहीं भी करना है। या तो चाहे आप AKTU में रजिस्ट्रेशन करिए या AAM में रजिस्ट्रेशन करिए, HBTU में रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्ट्रेशन आपको रिजल्ट आ जाने के बाद ही करना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो उससे रिलेटेड अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर बनाएंगे। अगर कमेंट से काम चल जाएगा तो कमेंट में उसका रिप्लाई करके आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।